प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? सब बढ़िया, एकदम बेहतरीन। चलिए, अपना IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ पिछले लेक्चर में, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, एकदम जोश दिला देने वाला टॉपिक, आइसोमेरिज्म। लगभग कम से कम 30-35 लेक्चर तो चलेंगे ही आइसोमेरिज्म में, कंप्लीट आइसोमेरिज्म में, है ना। ये अच्छा खासा लंबा खींचेगा आइसोमेरिज्म और एकदम फुल मज़ा आएगा आपको। एक एक बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा मैं कि जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने समझा है अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसमें मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आइसोमेरिज्म आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। और बहुत उम्मीद है कि नोमेनक्लेचर से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब और बेटर आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा बिल्कुल। बस इसी तरीके का कोऑपरेशन लगे रहना है कि जो आप लोग, क्या कोऑपरेशन है आपका कोऑपरेशन ये है कि डेली के डेली पढ़ना, डेली के डेली जो डाउट्स हैं वो पूछना, है ना। हमने जो अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, मैं फिर से दे देता हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पर इंटरैक्ट करना, सवाल पूछते रहना। 76671100929, है ना। ये था मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पे कुछ बच्चे अभी तक लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया है कि इससे दिखता है कि आप काम कर रहे हो। जो इनफैक्ट काम मैं कर रहा हूँ उसका मुझे रिस्पांस मिल रहा है कि बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, है ना। बहुत से बच्चे उसी में कमेंट सेक्शन में ही बातें करते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, उनके जो क्वेरीज होते हैं, मेरी छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती हैं कि आपकी तीखी निगाह है लेक्चर के ऊपर, है ना। इट मोटिवेट्स मी वेरी अलॉट। खैर, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना फ्रेश टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म हम लोग करने वाले हैं शुरू। लेकिन उससे पहले एक और खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में हैं इस साल, मतलब जिन्होंने अभी 10th पास किया है, 10th का बोर्ड कंप्लीट किया उन्होंने, और वो अब 11th क्लास में आए हैं। उन बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि धीरे धीरे मेरा बिल्कुल मूड बनता जा रहा है। मोटिवेटेड फील कर ही रहा था, अब और ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ अपने आप को। तो अब पूरा इरादा है इंशाल्लाह कि ये साल 2020 तो गया, मतलब ये 20-21 वाला सेशन और 21-22 वाला सेशन, जो बच्चे 11th में अभी हैं अगले साल वो 12th में होंगे, तो 11th वाले बच्चों के लिए इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम लोग पूरा केमिस्ट्री। मैं कोशिश करूँगा पूरी केमिस्ट्री अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा, है ना। तो उन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऑर्गेनिक ही पढ़ा करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक चलता रहेगा। पहले मेरा इरादा था कि ऑर्गेनिक पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगा। तो अब मैं ऐसा किया करूँगा कि ऑर्गेनिक मेनिया वाला जो बैच चल रहा है अपना, ऑर्गेनिक में तो कंप्लीट लेक्चर्स चलते ही रहेंगे रेगुलरली, है ना। और साथ में मैं कोशिश करूँगा डेली 1 लेक्चर 2 लेक्चर कम से कम 11th के स्टार्ट करना। तो 11th में जो मैंने 8 लेक्चर तक बना करके छोड़ दिया था मोल कॉन्सेप्ट में, तो 8 लेक्चर ऑनवर्ड्स, मतलब 9th लेक्चर मैं फिर से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह कल से। मोल कॉन्सेप्ट का कल या परसों से लेके स्टार्ट करूंगा मैं, फिर मोल, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर प्रेडिक्टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड सो ऑन चलता रहेगा, है ना। 11th वाले बच्चों के लिए पूरा मौका है, भरपूर फायदा उठाएं केमिस्ट्री का, बिल्कुल फ्री है ना ऑब्वियसली। बट आपकी मेहनत, यही मेरा पेमेंट है असल। आप कितना मेहनत करते हो, कितने बच्चों को फ़ायदा होता है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक टीचर की कामयाबी इसमें है कि उसका बच्चा कितना कामयाब है, उसने जिस स्टूडेंट को पढ़ाया है वो कितनी बुलंदियों को छू रहा है ना। इससे खुशी मिलती है। खैर, चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वक्त नहीं है। वक्त होता तो मैं कंप्लीट आपको भी पढ़ाता, बट उससे बेटर मैं फील करता हूं कि साहब एक टॉपिक ही पढ़ाएं और अच्छे से पढ़ाएं, पूरी बात समझा सकें, कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे सकें। कि पूरा सिलेबस पढ़ा दिया और आया कुछ भी नहीं, तो मेरा थोड़ा सा परसेप्शन अलग है। मैं चीज़ों को, मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ों को खोल खोल के समझाना, ज़्यादा बड़े लेवल पे समझाना, मतलब एक एक बात समझ में आ जाए। बच्चे को मैं एक ही चैप्टर पढ़ाऊँ वो पूरा समझ में आए, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि मैं 5 चैप्टर पढ़ाऊँ और कुछ भी समझ में नहीं आए, है ना। तो ये मेरा अपना है, ज़ाती मामला है कि मैं नहीं कर सकता। लाइक जैसे क्रैश कोर्स होता है 1 महीने में सब कुछ, मुझसे कभी नहीं होता। ये मेरे बस का ही नहीं है कि मैं जल्दी चीज़ें कर दूँ। मुझे पता है वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है और भगा के ख़त्म कर दूँ, तो वो मेरे बस का नहीं है। तो इसलिए माफ़ी आपसे, 12th वालों से और ड्रॉपर्स से। आपको मैं इसी लेवल तक कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा इस साल कि सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे पाऊँगा। इंशाल्लाह 11th वालों का फ़ायदा होगा कि उनको हो सकता है कंप्लीट मिल जाए, है ना। अगर मेरा मूड बना रहा, मेरा मूड, वादा कुछ भी नहीं है बट इरादा है कि इंशाल्लाह अगर मेरा मूड बना रहा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको कि ये ऑर्गेनिक वाला तो चलता ही रहेगा, साथ साथ उनका फिजिकल वाला भी और फिर इनऑर्गेनिक वाला भी स्टार्ट करूँगा मैं। चलिए कोई बात नहीं।
स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, दैट वाज आइसोमेरिज्म। ये लिखा हमने बोर्ड पे साहब, आइसोमेरिज्म टॉपिक है, ठीक, इसकी बात बाद में होगी। सबसे पहली बात आइसोमेरिज्म है क्या? इनफैक्ट आइसोमर क्या है? आइसोमेरिज्म तो एक फेनोमेना है, आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है। आइसोमर सब्सटेंसेस हैं, उनको बोलते हैं आइसोमर। एक टर्म है आइसोमर, है ना, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, आइसोटोन, वैसे ही एक चीज है क्या? आइसोमर। बर्जीलियस साहब ने पहले बार ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया दुनिया के सामने में, पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म रखा, है ना। आइसो का बोलते हैं इक्वल, मेरोज का बोलते हैं पार्ट, तो एक आइसोमर का मतलब क्या? इक्वल पार्ट्स इनफैक्ट। बट आइसोमर की हम लोग क्या बात करेंगे किसको बोलते हैं आइसोमर? तो क्या बोला गया कि ऐसा फेनोमेना जिसकी वजह से एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक से ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाने लगे। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट कंपाउंड्स 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे पाए जाने लगे, और उन डिफरेंट कंपाउंड्स का जब ऑब्जर्वेशन किया जाए तो यह पाया जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, लाइक केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, या दोनों का दोनों ही अलग है, तब उन दोनों या उन डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में आइसोमर बोल रहे हैं। आइसो मतलब एक जैसा, आइसो मतलब इक्वल किस सेंस में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सेंस में, कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था बट उनका बिहेवियर क्या था? डिफरेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखिएगा डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, बिल्कुल लिखिए सेट ऑफ कंपाउंड्स या टू और मोर कंपाउंड्स लिखिएगा। टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, two or more compounds having same molecular formula but different chemical property or different physical property or both are called isomer, and the phenomena is called isomerism। क्या बोला? Two or more compounds having same molecular formula but different chemical property or different physical property or both of the properties are different will be called आइसोमर, एंड दिस फेनोमेना विल बी कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बोर्ड पे लिखा आपके सामने, क्या? फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H6O। यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या बेटा? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो ये बताए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप के एटम है और हर टाइप का कितना कितना एटम है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट ए जनरल representation of what? Representation of a molecule which gives information about presence of total number of atoms in one molecule and the type of atoms of different molecule, and number of atoms of different element। क्लियर है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 टाइप का एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट का 2 एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का 6 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम है। ये बता रहा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। ओके ठीक। अब क्या बोला गया कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का 2 कंपाउंड पाया गया। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ये लिखा, यू को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये लिखा इनफैक्ट, है ना। जब इसी को एक्सपैंड कर देंगे तो इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जैसे H2O2, क्या बोल रहे हैं? H2O2 ऐसा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जब ऐसा लिख दिया जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे, तब इसको बोलते हैं, एक्सपैंड कर दिया आपने, तब वो बन जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, विच रिप्रेजेंट्स टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चर बता दे। क्लियर है? ओके तो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ किया और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दूसरा स्ट्रक्चर हमने वो ड्रॉ किया। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, अब क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या है? दो चीजें दिखाई, एक ये है, दूसरा क्या है? ये है। अब ध्यान से देखो, इसमें कार्बन कितना है? 1 और 1 2, और हाइड्रोजन कितना? 3
6 और ऑक्सीजन कितना है 1। यहां भी बात करो, कार्बन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 और ऑक्सीजन क्या 1। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम। बट जरा बिहेवियर की बात करना बेटा, बिहेवियर के एक एक करके। ये क्या पाया जा रहा है, इसका नाम अगर हम लोग बोले, हम लोग नोमेनक्लेचर खत्म करके बैठे हैं। क्या खत्म करके बैठे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो नाम तो बोल ही दोगे ना इसका, तो सिंपल नाम क्या बोल दोगे इसका, इथानॉल। क्या नाम बोलोगे, इथानॉल। कोई दिक्कत। तो ये क्या है, बेसिकली अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है सर, तो हम बोलेंगे सर ये तो ईथर है। क्या है ये, ईथर है ना। अब अगर आईयूपीएसी नेम पूछे तब तुम क्या बोलोगे, तो सर इन दोनों में से कोई चेन चुन लो। तो मैंने ये चेन चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ये चुन लेना। तो ये मिला करके क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथॉक्सी। और क्या है सर, ये मीथेन। क्या है ये, मीथेन। समझ में आ रही बात, मिथॉक्सी और ये क्या है, मीथेन। तो इनका आईयूपीएसी नेम भी बेसिकली क्या है, डिफरेंट। अभी हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक बात कहेंगे क्या, कि अगर कोई दो सब्सटेंस स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो डेफिनेट है ये बात क्या, कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना लाजिम है। उनका अगर कोई दो सब्सटेंस सेम मॉलिक्यूलर का ही दो सब्सटेंस, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही दो सब्सटेंस अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आएगा ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। जैसे इसका नाम आपने क्या लिखा, इथेनॉल। इसका नाम क्या लिखा आपने, मिथॉक्सी मीथेन। खैर, तो क्या कहा गया, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड वो है। अब क्या बात कही गई, कि अगर ये दोनों आइसोमर है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। ओके सर। अब जब प्रॉपर्टी की बात की गई तो ठीक है, क्या बोला गया, ये जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट आरटीपी। व्हाट अबाउट आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर, है ना। रूम टेम्परेचर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब क्या होता है, आरटीपी। जैसे एक बोलते हो ना, एक कंडीशन होती है एनटीपी, दूसरा कंडीशन होता है एसटीपी, तीसरा कंडीशन होता है क्या, आरटीपी, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर का मतलब है कौन सा रूम, तो बोलेंगे लेबोरेटरी का रूम। केमिस्ट्री का जो लेबोरेटरी होता है, लैब होता है, उस रूम का। तो पूरी दुनिया में केमिस्ट्री का जो लैब है उसका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्लियर है, ओके सर। अब क्या बोला जा रहा है, तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री और प्रेशर 1 atm है तब उसको बोलते हैं क्या, आरटीपी, कंडीशन ऑफ आरटीपी। ठीक, तो क्या बोला गया, रूम टेम्परेचर पे ये पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में पाया जा रहा है, लिक्विड स्टेट में। कौन पाया जा रहा है लिक्विड स्टेट में, अल्कोहल। ठीक है, और इसी रूम टेम्परेचर पे ये ईथर पाया जाता है गैसियस स्टेट में। ईथर पाया जाता है क्या, गैसियस स्टेट में। समझ में आ रही बात, क्या बोला गया, रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल क्या पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, और ये क्या पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग हुआ, बोलेंगे यस सर, एक तो गैस दिख रहा है, एक तो लिक्विड दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, बोलो बेटा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यस सर, फिजिकल अपीयरेंस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बोलेंगे ये लिक्विड वो गैस, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो अभी बोला यही तो था कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों का दोनों डिफरेंट हो जाए, देन दीज टू विल बी कॉल्ड आइसोमर। तो बोलो बेटा, सिर्फ यही पॉइंट से अगर हम बोलना चाहें, सिर्फ एक पॉइंट ये मिला, क्या इन दोनों को आइसोमर बोलेंगे, डेफिनेटली दीज टू विल बी आइसोमर। यस और नो, यस सर, क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो जनरल लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड बॉयल करने लगे उसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम बात करते हैं तब क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो या आप गैसियस स्टेट में लिक्विफिकेशन पढ़ते हो, तो लिक्विड स्टेट में जब बात करते हो तो वहां एक डेफिनेशन बोलते हो स्टैंडर्ड वाला, क्या बोलते हो, कि वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने लगे, 1 atm के बराबर होने लगे, उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर, तो क्या बोला जा रहा है कि सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। उससे पहले कौन बॉइल कर जाता है, अल्कोहल। इसके पीछे भी रीजन है, लॉजिक है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी बात कर सकते हैं हम लोग। खैर, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, इट इज -24 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि ये कहां बॉइल कर जाता है, बॉइल करने का मतलब क्या, कंप्लीटली गैस के फॉर्म में आ जाएगा। कहां, -24 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रिज में रखना पड़ेगा, डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा, इनफैक्ट -24 डिग्री पे। समझ में आ रही है बात,
समझ में आ रही है बात? कहां रखना पड़ेगा? डीप फ्रीजर में। काय को? ताकि लिक्विड स्टेट कम से कम मेंटेन रहे उसका। खैर समझ में आ रहा है? तो क्या बोला गया? इसका बॉइलिंग पॉइंट कहां? इसका बॉइलिंग पॉइंट कहां? -24, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कहां? +78 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर कहां है? 25 डिग्री। तो बेटा 25 डिग्री पे तो ये धुआं बन जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए गैसियस स्टेट में मिलता है कहां? रूम टेम्परेचर। कहां है रूम टेम्परेचर? 25। और है कहां? माइनस। ये लिक्विड कहां पाया जाएगा? लिक्विड स्टेट में कहां पाया जाएगा? -24 या उससे नीचे। उससे जहां ऊपर आया तो बन जाएगा क्या? गैस। और आप कितना डिग्री ऊपर जा रहे हो? 50। -24 से +25 कहां पहुंच रहे हैं? लगभग कितना? 51 डिग्री ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है इसको तो गैसियस स्टेट में पाना ही है। कहां? रूम टेम्परेचर पे। तो अब बताओ, क्या बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है? यस सर, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया अल्कोहल और ईथर का? ऑब्वियसली इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। क्लियर? ओके सर। तो ये दोनों क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी तो है। व्हाट अबाउट दिस? अल्कोहल रिएक्ट्स विगरसली विथ सोडियम। अल्कोहल क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम के साथ। पढ़े होगे तुम कहां? 10th क्लास में NCERT हाइड्रोकार्बन चैप्टर। NCERT में हाइड्रोकार्बन चैप्टर। जब अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल R जनरल लिख रहा हूं मैं, ROH का रिएक्शन कराते हैं जब Na के साथ, तब ये क्या बन जाता है? तब बन जाता है क्या? बोलो, RONA। क्या बनता है? RONA। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड। और यहां से इस हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। यहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यस और नो? तो इस सोडियम ने बेसिकली इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया? 10th क्लास में तुम फिर पढ़ के बैठे हो क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। और क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। और इसी रिएक्शन को ही तो बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। याद है? याद आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि सर सोडियम रिएक्ट करता है इस सब्सटेंस के साथ और हाइड्रोजन गैस को करता है डिस्प्लेस। इसका मतलब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन शो करता है। क्लियर? रिएक्शन कैसा हो रहा है बात की बात है, बट सिंपली क्या बोला? विग्रसली रिएक्शन। विग्रसली का मतलब क्या? वो फास्ट रिएक्शन शो करता है किसके साथ? किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। व्हाट अबाउट दिस? इसका रिएक्शन जब सोडियम के साथ कर दिया, इसका मतलब क्या? ईथर लिया और ईथर में सोडियम डाल दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। अब अगर इसका लॉजिक पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन है ही नहीं जिसको डिस्प्लेस कर सके। कौन? सोडियम। सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन है ही नहीं। कौन सा हाइड्रोजन नहीं है रे? यहां 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और कह रहे हो हाइड्रोजन नहीं है ना हाइड्रोजन? तो काहे नहीं डिस्प्लेस कर रहा है? तो सर हम जानते हैं एक बात। क्या जानते हैं? किस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है? एक्टिव हाइड्रोजन को। कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कब होता है? जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां था ना एसिडिक हाइड्रोजन। या इसी को तो तुम बोलते हो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यस सर नो? क्लियर? तो यहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था, यहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से यहां से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यहां से रिएक्शन नहीं किया सोडियम। क्लियर? क्लियर? तो जहां रिएक्शन की बात आती है तब हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। बोलो बेटा, क्या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया इन दोनों का? यस सर। तो फिजिकल तो पहले से ही डिफरेंट था, और अब क्या हुआ? तो अब हुआ कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है। किसका? इसका और इसका। और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, तो ऑब्वियसली इनको आइसोमर तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यस और नो? ओके सर। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? इसी सोडियम का रिएक्शन, इसी अल्कोहल का रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किया गया, तब ये रिएक्ट करता है। तब ये रिएक्ट करता है। समझ में आ रही है बात? तब ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करके क्या बना देता है? तब बना देता है अल्काइल आयोडाइड। क्या बना देगा? बोलो, अल्काइल आयोडाइड। और जब इसका रिएक्शन किया गया किसके साथ? किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तब कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी होती, इनफैक्ट अच्छी बुरी मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आपने पहले से पढ़ा होता, इनफैक्ट अगर मैं कह रहा हूं कि अगर एज ए स्टूडेंट आप पास आउट बैच के स्टूडेंट है, तो मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बात आएगी। कब आएगी? जब हम लोग पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपसे ये बात करना बेकार है ना? जैसे ये मुद्दा है कि क्यों ये लिक्विड स्टेट में और क्यों ये गैसियस स्टेट में, ये बात हम कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात जो मैंने की अभी वो कर दी हमने, ये वाली बात भी हमने कर दी। यहां भी रिएक्शन था, ये 10th क्लास में था, इसलिए हमने कर दिया। क्लियर? समझ में आ रही बात? इस बात को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, है ना? कोई फायदा भी नहीं, अभी अपना टॉपिक ही नहीं है। आगे चल करके हम बात करेंगे कि जैसे ही HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो HI क्या होगा? एसिड क्या देता है? H+। ये H+ फौरन अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे, और यहां जुड़ जाएगा क्या? हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लिविंग ग्रुप क्या निकल जाएगा? H2O बाहर।
H2O क्या बन जाएगा, निकल जाएगा बाहर, बाहर जैसे निकला बन गया अल्काइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे कौन रिएक्शन कर देगा, अब जिसका जो I माइनस है एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर देगा और बन जाएगा RI। इसलिए मैंने बोला अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा हुआ छोड़ो ना इस बात को, सीधी इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। मैंने क्या बोला कि रिएक्शन क्या बताता है कि ये रिएक्ट करता है किसके साथ, HI के साथ, बट ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, तब क्या बोलेंगे, यहां क्या है ROR', ठीक। अब क्या बोलेंगे, मान लो वही तो H+ जा रहा था ना वहां, अगर ये H+ चला भी गया तो क्या तोड़ देंगे किसी को, तब नहीं। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सर, क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बन जाएगा, ये लिया ईथर, ये लिया, क्या कोई ईथर रिएक्शन नहीं करेगा, करेगा ना, बट क्या मिथाइल ईथर कर जाएगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर H+ दोगे, जैसे ही इसके ऊपर H+ दोगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन का भी बनता ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिवाय डायजोटाइजेशन रिएक्शन के। वी विल सी इट वेरी लेटर। खैर, तो अभी इतने लेवल की बात नहीं करना है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई जो मैंने इतना डेटा लिखा आपसे, क्या लिखा कि सर ये लिक्विड स्टेट, वो गैसियस स्टेट, क्लियर, ठीक। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 78, उसका बॉइलिंग पॉइंट -24 डिग्री, ठीक। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ होता है, उसका नहीं होता है कोई दिक्कत, 10th क्लास। इसका रिएक्शन HI के साथ होता है, उसका रिएक्शन नहीं होता है। कहां SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक, आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने बाद ये सब कहानी आएगी, सब आएगी, तो सबका मास्टर बनेगा, घबरा मत, तो सबका हीरो बनेगा, एकदम धनाधन सॉल्व करोगे इंशाल्लाह। अगर तुम मेहनत करते रहे बेटा, लगनशील हो, लगे हुए हो, फिर देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे इशारे पे ऐसे ऐसे नाचेगी, है ना, और तुम मुस्कुराओगे, वाह गुरुजी क्या बात है, मजा आ गया। बस हमारा मूड बने रहना चाहिए, मूड बने रहना चाहिए, है ना। खैर कोई बात नहीं, वो आप मूड बना दोगे, मुझे पता है, मेहनत करते रहना चलिए बेटा। खैर, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात, आज मेरा बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करूंगा नहीं मैं, है ना, तो मैं इस पर ज़रा सा बात छेड़ देता हूँ, क्योंकि मुद्दे की बात आ ही गई है, मेरा मूड बन ही चुका है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब पढ़ाने का, तो थोड़ा सा तो अब बात छेड़ने का हक है। पहले तो ऑर्गेनिक की बात होती, चलो ज़रा सा देखना, मैंने क्या बोला ऊपर क्या बोला मैंने, पहला हमने बोला कि सर बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोला, नहीं पहला है फिजिकल स्टेट, अल्कोहल का फिजिकल स्टेट लिक्विड है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल आता है, एक्सप्लेन वाई, क्या कि पानी लिक्विड है, एक्सप्लेन वाई पानी लिक्विड है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, आता है ना सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इसका हाइड्राइड H2O, इसका हाइड्राइड H2S, ये बोला गया कि ये तो सर लिक्विड है ना, और ये वाला गैस है, वाई, आता है सवाल, है ना, क्यों होता है, तब क्या बोलते हैं, बिकॉज पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से ये लिक्विड है, और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इस वजह से गैसियस स्टेट में है। सेम बात यहां क्या कि अल्कोहल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट बट ईथर इज फाउंड इन गैसियस स्टेट, वाई, तब बोलेंगे यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लियर। चलो इसी बहाने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी हम आज डिस्कस ही कर देते हैं। चलो छोड़ो आइसोमेरिज्म को, आज पढ़ो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, कोई बात नहीं, टॉपिक बदल गया, हमारा मूड बदल गया, टॉपिक बदल गया, कोई बात नहीं। चलो जी देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। चलिए सी, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझो, फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल कर के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो अभी ही पढ़ लो, बेहतर है। मैं बार बार रेफरेंस देता रहूंगा, मैंने पढ़ाया था, तुमने पढ़ा था, है ना। चलो देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, सिंपल, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात अभी नहीं करने वाला हूं, सिंपल बात करने वाला हूं, क्या कि जब भी हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, क्या बोला गया, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ स्मॉल साइज,
क्या बोला गया? जब भी हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और दूसरी क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया क्या बोला? इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरी क्राइटेरिया क्या बताया? इट शुड बी ऑफ वेरी स्मॉल साइज। क्या बोला गया? क्या बोला गया? कि जब भी हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और उसका साइज बहुत छोटा है, उसका साइज बहुत छोटा है, और इस क्राइटेरिया को कौन फुलफिल करता है? तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है फ्लोरीन। कौन करता है? फ्लोरीन। और कौन करता है? ऑक्सीजन। और कौन करता है? नाइट्रोजन। समझ में आ रही बात? सिर्फ 3 एलिमेंट है जो इस क्राइटेरिया को क्या करता है? फुलफिल डायरेक्टली। कौन? फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये करता है इस क्राइटेरिया को फुलफिल। क्या भैया? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप जानते हो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट हैं, है ना, जिनको 2 नोबेल प्राइज मिला है, एक बार केमिस्ट्री में, दूसरी बार पीस में, है ना, पीस में, नोबेल पीस प्राइज। खैर, उनके नाम पे, जैसे न्यूटन है ना, न्यूटन बाबा, न्यूटन क्या है? साइंटिस्ट हैं। तो साइंटिस्ट हैं तो उनके नाम पे, उनके ऑनर में फोर्स की यूनिट रखी गई, क्या? न्यूटन, है ना। जूल साहब एक साइंटिस्ट हैं तो वर्क की और एनर्जी की यूनिट रखी गई उनके ऑनर में, है ना। उसी तरीके से लाइनस पॉलिंग साहब भी महान आदमी थे, जब वो महान आदमी थे तो उनके नाम पर भी एक यूनिट रख दी गई, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है किसकी? एलिमेंट की, है ना। तो उनके बेसिस पे, उनके नाम पे, उसके ऑनर में रखा गया पाउलिंग स्केल। क्या होता है? पाउलिंग स्केल। खैर, तो पाउलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3.5, कितनी है? 3.5, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3। यहीं पे ध्यान से सुनना, इसी के बगल में मैं लिख दे रहा हूं क्लोरीन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा? 3। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3। इन दोनों के लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। बट सेम होने के बावजूद क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया बना के छोड़ देते तो तुम्हें इसको भी बोलना पड़ता है कि भैया इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनवाओ। एक बार आईआईटी में सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तब क्या बोलेंगे? HCl। तब आंसर क्या देंगे? HCl। क्लियर है? ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वेरी हाई, बट साइज स्मॉल नहीं हो पाया। साइज स्मॉल नहीं हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दोनों का दोनों क्राइटेरिया है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होना चाहिए और स्मॉल साइज भी होना चाहिए। ध्यान से। क्लियर? तो एक कौन हुआ? फ्लोरीन। दूसरा कौन हुआ? ऑक्सीजन। तीसरा कौन हुआ? नाइट्रोजन। क्लियर? अब ध्यान से सुन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में क्या क्या आता है? सेकंड पीरियड एलिमेंट में इधर तो मेटल आया था, नॉन मेटल की बात करोगे तो बोलोगे कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और उधर नियन छोड़ दे। ये 4 की तो बात करोगे तो सर आपने फ्लोरीन को ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, इस कार्बन का क्या कसूर था? तो क्या बोलेंगे? कसूर कुछ नहीं बेटा, साइज को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो सेटिस्फाई कराया बट साइज को सेटिस्फाई नहीं कराया, बट ये वाला साइज को तो सेटिस्फाई करा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सुनना, अभी पूरी बात नहीं हुई है ना? क्या बात हो रही है? ये साइज को तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या स्मॉल साइज तो है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेटिस्फाई कर गया, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेटिस्फाई कर गया, अगर कर गया, तो क्या दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गई? यस सर, हो ना गई? हो गई, बिल्कुल हो गई। और जब क्राइटेरिया फुलफिल हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने में कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन मैन? sp हिब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा? तो बोलेंगे सर 3.25। कितनी होती है रे? 3.25। समझ में आ रहा है? कहां पहुंच गया? 3.25। sp हिब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25। तो नाइट्रोजन को जब तुम 3 में दे दिए इजाजत, तो क्या अब कार्बन को इजाजत दोगे? यस सर, अब तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो इस लिस्ट में कार्बन को भी अलग से जोड़ के रखना। क्या? अंडर स्पेशल केस कार्बन भी क्या शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए? हाई हो जाए। कब हाई हो जाएगा? जब उसका हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान से सुन, अगर तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां एक बात पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग बोलते हैं साइज पे। पहली बात क्या करते हैं? साइज पे। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज्यादा होगा। उसी बेसिस पे तो फ्लोरीन बोल दिए, ऑक्सीजन बोल दिए, है ना, नाइट्रोजन बोल दिए, चलो क्लोरीन भी बोल देते हैं। बहुत बड़ा साइज नहीं होता क्लोरीन का, बट बड़ा है।
ठीक, ओके। अब क्या बोला, साइज पहला फैक्टर है, दूसरा एक और साइज फैक्टर होता है, दूसरा एक और फैक्टर होता है। पहला फैक्टर क्या बनाए हो तुम, साइज, ये सब आप पढ़ के बैठे हो। पहला फैक्टर क्या बनाओ, साइज। अब ध्यान से, दूसरा एक और फैक्टर होता है, दैट इज हिब्रिडाइजेशन। क्या होता है, क्या होता है, हिब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, क्लियर। और तीसरा एक और फैक्टर होता है सराउंडिंग इफेक्ट। क्या होता है, सराउंडिंग इफेक्ट। और इसी सराउंडिंग इफेक्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है, ये सब पढ़ के तुम बैठे होगे शायद, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। तो साइज वाला में तो ये सब आ गया, जो तुम 10th क्लास से जानते हो, दैट इज साइज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी की हाई किसी की लो बोलते हो, तो वो जो तुम क्राइटेरिया जानते हो, दैट क्राइटेरिया इज साइंस। 10वीं क्लास से अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जान रहे हैं तो वो साइज की वजह से जान रहे हैं, इसीलिए तुम बोलते हो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज साइज डिक्रीजेस। Top to bottom in the group, electronegativity decreases. Why it decreases? Because size increases, man. And electronegativity is inversely proportional to size. Clear? Clear? Yes sir, clear. अब ध्यान से सुन, तो साइज वाला तो तुम जानते हो, अब ध्यान से सुनो। मैंने बोला क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला मैंने, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं क्या बोल रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूं, क्या, कार्बन का sp3 sp2 sp, जानते हो ना, 3 हाइब्रिडाइजेशन तो जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर, ओके सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर ये तीनों है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर बताना, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो सर 25, यहां तो बोलेंगे सर 33.33, और यहां तब बोलेंगे सर 50, कितना, 50। क्लियर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पढ़े होगे ना, क्लियर, समझ में आ रही बात। कैसे निकालते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो क्या बोलोगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर बराबर क्या, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू 100। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें sp3 की, तो तुम क्या बात करोगे, एस ऑर्बिटल कितना इस्तेमाल हुआ, 1 बटा टोटल कितना है, 3 और 1 4, अगुना कितना 100, कितना हो गया 25, खत्म, ऐसा 25%। दूसरा sp2, तब क्या बोलेंगे, टोटल नंबर 1 और टोटल ऑर्बिटल 2 और 1 3, s का कितना आइटम, ऑर्बिटल 1 और टोटल 2 और 1 3, तो यहां लिखोगे क्या 3 और 3 से डिवाइड करोगे तब कितना आएगा 33.33% ये लिखे हो, है ना। और sp की बात करो तब क्या बोलोगे, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व 1, टोटल ऑर्बिटल 1 और 1 2, तब क्या लिखते हो 2 से डिवाइड कर दिया, गुना 100, कितना हो गया 50%। ऐसे बोलते हैं परसेंटेज कैरेक्टर का, ये रटा हुआ होता है बच्चों का क्या 25% एस कैरेक्टर कहां, sp3 में, 33.33 कहां, sp2 में, अब 50% कहां, sp में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अब ध्यान से सुनना एक बात, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज, मैं रैंडमली लिखता चला जा रहा हूं, तो आप लोग उसी ऑर्डर में लिखते चले जाओ, क्योंकि बोर्ड हमारा बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए छोटे से बोर्ड में रैंडमली ही लिख पाएंगे। खैर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली मतलब इस लेक्चर में, क्योंकि एक रैंडम टॉपिक आ गया। खैर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये सब लिख देना पॉइंट बना करके, ये सब आप लोग जानते हैं, बेसिकली हम रिवीजन करा रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यस सर, नो सर, बिल्कुल पता है सर। अब मेरा एक सवाल सर, क्यों सर, क्यों, why it is directly proportional to percentage s character, why not directly proportional to percentage p character? बोलो सर, बताइए सर, s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों होता है, क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर, p कैरेक्टर पे क्या ही नहीं। क्लियर। चले, एक सवाल दे के हम छोड़ देते हैं आपको, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, है ना। कल मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अगर याद नहीं रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख करके याद करवाया करे, ठीक, या व्हाट्सएप पे कॉल करके याद करवाएगा, क्या कि सर आपने बोला था ये डिफाइन करेंगे, क्या है परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक। तो कल बताएंगे, कब बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक है। इस बात को भी लिख लेना, कल बताएंगे। तुम रात भर सोचो या दिन भर सोचो, खैर कोई बात नहीं। हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रेटर विल बी पोलैरिटी।
क्लियर है, समझ में आ रही बात? तब क्या बोला जा रहा है? तब क्या बोला जा रहा है कि कार्बन एलिमेंट भी क्या शो कर सकता है? क्या शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शर्त क्या है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई हो जाए। कब ज्यादा हो जाएगी? कब ज्यादा हो जाएगी? जब उसका एब्रेडेशन पहुंचने लगेगा कहां? sp। कहां पहुंचने लगेगा? sp, एसिटिलीन का, अल्काइन का। अल्काइन कौन सा? सारा अल्काइन क्या? नहीं रे, टर्मिनल अल्काइंस। आराम से सुनना, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। जब हाइड्रोजन है नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? बोला क्या है? दिस हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने लगाया यहां 3 हाइड्रोजन, नहीं है क्या? हाइड्रोजन है, इधर भी लगा दिया 3, कितना हो गया? 6। तो बेटा ये वाला जो तीनों हाइड्रोजन वो इससे ना जुड़ा है तो क्या इसका एब्रेडेशन sp है? नहीं ना, इसका एब्रेडेशन sp है। तो अगर इससे जुड़ा होता तब ना बोलते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कौन सा? ओनली टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल R C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये वाला हाइड्रोजन शो करेगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इधर वाले शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एब्रेडेशन थोड़ी हाई है, मतलब sp है। बात समझ में आ रही? ठीक है। एस कैरेक्टर से क्या बढ़ता है? एस कैरेक्टर से क्या बढ़ता है? एब्रेडेशन। सॉरी, एस कैरेक्टर से क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। क्लियर? ठीक। तीसरी बात मैंने बोला सराउंडिंग इफेक्ट। सराउंडिंग इफेक्ट में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बताई? इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से सुनना बेटा उन सबको। चलो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कंट्रोल करता है किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। देखो आराम से, चलो सर, मान लो कार्बन है और कार्बन के साथ एक लगा हुआ हाइड्रोजन, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां भी लगा दिया क्लोरीन, यहां भी लगा दिया क्लोरीन, है ना? आराम से। ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, एस कैरेक्टर 25%, है ना? तो यहां पे इस 25% पे लगभग 2.25 या 2.2 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कितनी होती है? 2.2 के आसपास या 2.5 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। 2.2 के आसपास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की। तो क्या बोलोगे? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हुआ नहीं। अरे बोलो, क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ? नहीं सर। क्यों सर? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, परसेंटेज कैरेक्टर वेरी लो है, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। ओके, अब आराम से सुन, हम क्या बोल रहे हैं? ये क्लोरीन क्या है? ये क्लोरीन है कि नहीं? ये है क्लोरीन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत हाई है, 3 है कि नहीं? है ना? तो ये क्लोरीन क्या करेगा? ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ खींचेगा, और यही जो खींचता है इसी को तो तुम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का पावर को ही इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। पढ़ेंगे आगे डिटेल में, वेरी डिटेल में। कहां इंडक्टिव इफेक्ट? जब हम लोग शुरू करेंगे तब 2 लेक्चर पढ़ेंगे, 2 लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट पे। अभी समझो, सिंपल क्या बोल रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो अपनी तरफ से खींच रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, कौन खींचेगा? ये खींचेगा ना? तो क्या बोलोगे? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पैदा कर रहा है। और ऐसा खींचने वाला क्या एक है? नहीं ना, 3 है। कितना है? 3 है बेटा। ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो बेचारा ये तो फड़फड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या करते हो? ये खींच रहा है। एक होता बड़ा भाई, एक कौन होता? बड़ा भाई। ये लो बड़ा भाई। दूसरा कौन है? महिला भाई, है ना? और तीसरा कौन है? छुटकनिया। ऐसा, ठीक? तो ये बड़ा भाई क्या बोलता है? जाओ बेटा पानी लेके आओ। बहुत बढ़िया। वो निकला, उसको सामने में दिख गया छोटा भाई, बाबू सुन पानी ले आओ। है ना? तो क्या हुआ? इसने लोड दिया इसके ऊपर, है ना? इसने लोड दिया इसके ऊपर और इसने लोड दे दिया इसके ऊपर। एक सिलसिला चल रहा है लोड ट्रांसफर करने का। तो तुम क्या बोलोगे? इस बेचारे का माल इसने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन लाओ। काहे इलेक्ट्रॉन लाओ? हम पावरफुल हैं, ठीक है? ये बेईमानी कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको प्रेशर दे रहा है, कोई बात नहीं। ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। ये बेचारा बड़ा तनाव में है, बड़ा खिंचाव में है। अरे यार इलेक्ट्रॉन खींचे चले जा रहे हैं। अब इसको एक शरीफ आदमी पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? शरीफ नफ्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शरीफ आदमी। क्या बोलते हैं? आदमी नहीं है बेचारा, शरीफ एलिमेंट नाम दे रहा हूं मैं इसको, है ना? ये है शरीफ एलिमेंट।
इसकी बदमाशी सिर्फ कहाँ आती है, सिर्फ कहाँ आती है, मेटल हाइड्राइड में, वहां पे वो खींचता है इलेक्ट्रॉन। खैर, तो क्या बोल रहे हैं, ये है शरीफ एलिमेंट। इस शरीफ एलिमेंट का पाला पड़ गया इसके साथ, और ये मजबूरी में फंस गया इन तीनों बेईमानों के साथ, और ये तीनों बेईमान खींचे चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, दबाव में है, खिंचाव में है, तनाव में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में। क्या करेगा भाई साहब, कुछ तो करो, कुछ तो हेल्प करो। देख ले, तीन तीन लुटेरे पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, तो अब ये इससे खींचना शुरू करेगा। क्या करेगा, ये इससे खींचना शुरू करेगा। समझ मारी बात, क्या करेगा, अब ये इससे खींचेगा। ये जो भरपाई है किससे करेगा, अरे इसी से नहीं करेगा भरपाई। क्लियर, इस भरपाई के चक्कर में ये बेचारा तो हो गया तबाह, है ना। इसी भरपाई के चक्कर में तो ये तबाह हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो सटाक से कहां, लेफ्ट शिफ्ट कर गया। कहां होना चाहिए, ये बीचों बीच होना चाहिए। ईमानदारी की बात होती तो बीचों बीच, न तेरा न मेरा, दोनों का बराबर। ये सर नो, बीचों रखो, उधर मत ले जाओ, ठीक। तो अभी होता है बीच में, और इन तीनों ने खींच दिया इधर। अरे अभी कितना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, और इसका कितना बोला मैंने 2.2। तो थोड़ा बहुत कमजोरी और मजबूती थोड़ा बहुत था, लेकिन इसने क्या कर दिया, इतना खींच दिया, तो इसको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया खींचने पे। तो अब ये क्या करेगा, सारा प्रेशर इस पे डाल देगा, और डाल देगा तो इलेक्ट्रॉन होना था यहां, अरे भैया हो गया यहां। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं थी इसकी, लेकिन इन तीनों के होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई। इलेक्ट्रॉन पूलिंग पावर को ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना बेटा। तो इन तीनों ने इतना खींचा कि इसने इससे खींच लिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, वेरी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, वेरी हाई। और इस हाई होने की वजह से, इसी हाई होने की वजह से यहां हाई यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया लेफ्ट साइड, कार्बन के साइड, है ना, शिफ्ट कर गया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या, वेरी वेरी हाई। क्लियर, समझ मारी बात। यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डेल्टा प्लस से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, डेल्टा प्लस से। पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है तब बोलते हैं प्लस, तब बोलते हैं H प्लस। समझ में आया, क्लियर। तब क्या बोल रहे हैं, यहां पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ गई, यहां अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन, तब तुम क्या बोलोगे, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन के बारे में अगर बात करोगे तब बोलोगे इट इज ग्रेटर देन 2.2। समझ में आ रही बात। अब इस पे रिसर्च करेंगे ना बेटा, तो और खतरनाक बातें होती चली जाएंगी कि सर इसके रिस्पेक्ट में ना 2.2, इसके रिस्पेक्ट में 2.2 होगा का, मतलब ये ग्रेटर देन 2.2, क्या इससे खींच रहा है, नहीं। तो उतनी बात की बाल की खाल ना निकालो, या नॉर्मल बात समझो। क्या कि सर अगर ये 2.2 होता और ये 2 होता, ये तो बहुत ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आता। लेकिन इन तीनों के लगने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो बढ़ने की वजह से हाई यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब ये 2.2 से नहीं खींच रहा, बहुत ज्यादा से खींच रहा है। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में इसकी 2.2 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है क्या, कि जब क्लोरोफॉर्म को तुम रखोगे किसके साथ, अरे बोलो किसके साथ, तब बोलेंगे एसीटोन के साथ। किसके साथ, एसीटोन के साथ। यहां क्या लगा दिया, CH3, और यहां क्या लगा दिया, CH3, और ये क्या है, डबल बॉन्ड O। ये क्या है, डबल बॉन्ड O, NCERT सॉल्यूशन चैप्टर याद कर। वहां पे क्या पढ़े तुम, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, पढ़े हो ना, उसी में ये सब बातें हैं, देखना। खैर, तो अब क्या बोलेंगे, इसका ये हाइड्रोजन क्या है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। व्हाई देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस, है ना। इस डेल्टा प्लस का इस डेल्टा माइनस के साथ हो जाएगा बेटा इंटरेक्शन, तो यहां डेवलप हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी की वजह से इन दोनों का मिक्सचर बन जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बनता था ना। खैर, तो क्या बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो कि एसिडिक कभी नहीं होता। अरे CH4 का हाइड्रोजन कभी एसिडिक होता रे, नहीं ना। कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, अरे कभी नहीं बनाएगा। बट इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्यों बना रहा है, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग इफेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की, किसी एलिमेंट की, किसी एटम की, किसी भी कंपाउंड में कंट्रोल की जाती है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी थ्रू। तो समझ में आया, एंड सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे। किस पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे। पहली चीज कौन सी है, साइज। दूसरा कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा कौन सा, सराउंडिंग इफेक्ट। सराउंडिंग इफेक्ट में क्या लाया मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे उसके सराउंडिंग वाले के, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चलो अब वापस आओ अपने मुद्दे पे आओ। तो अपना मुद्दा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था सर। ठीक, ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक, उस एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो ये सब बातें आप सब जानते हो।
तो अपना मुद्दा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला मैंने कि जब भी हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा, मैंने क्या बोला था, लेट द एटम इज एक्स, और यहां क्या बोला, हाइड्रोजन, अगर यह हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो और उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज क्या हो, छोटा, बहुत छोटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो बेटा, वेरी हाई, क्या हो, वेरी हाई। और कॉमनली क्या लिया हमने, कॉमनली लिया इसके लिए कौन, कार्बन, और कौन, नाइट्रोजन, और कौन, ऑक्सीजन, और कौन, फ्लोरीन। बट ये स्पेशल केस में है, कब, ये स्पेशल केस में, स्पेशल केस अभी हमने कर दिया तुम्हारे सामने डिस्कस, कब, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp हो जाए, या इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो इसके ऊपर वेरी हाई, तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है बाबू, बढ़ जाती है। तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तब ये भी क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सर, क्लियर, समझ में आ रही बात। ठीक, ये छोटा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है सर। सर अब ये सब जो बातें आप कर रहे हो कि भैया ये छोटा ही क्यों चाहिए, है ना, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही क्यों चाहिए, क्लियर, समझ में आ रही बात, आराम से सुनो। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, अरे अब पूछ रहे हैं जी, अब पूछ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। ये सब जो बात कर रहे थे तो अभी बात किया कहां कुछ, अभी तो बोला कि यहां होता है, होता क्या है ये नहीं पूछा मैंने अभी, अब पूछ रहा हूं। सोच नहीं, इसका आंसर कल नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे। सचो, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हो ना फिजिक्स में, क्या है भैया, फार्मूला है सर, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये परमिटिविटी को मारो गोली, इसको मिला करके तुम बना देते हो K, है ना, K, Q1 Q2 अपॉन r²। हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स थोड़े जानते हैं, इस वजह से हम लोग इसको बोल देंगे सीधा K, भाड़ में गया K, हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है क्या, Q1 Q2 अपॉन r²। क्या मतलब ये है कि फोर्स बढ़ेगा कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 या मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बढ़ जाएगा भैया। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, है कि नहीं, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स, ओके, क्योंकि डायरेक्टली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, स्क्वायर समझते हो ना, स्क्वायर, अरे पूछते हो, स्क्वायर पूछते हो, हाँ, क्या कि इसको दुगना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस बनाओगे 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुने से घट जाएगा। अरे खतरनाक मामला है कि नहीं, क्या बोलता है कुछ लोग कि तुम हमें 1 समोसा खिलाओ तो हम तुम्हें 4 समोसा खिलाएंगे। अरे भाई साहब, इतना खतरनाक आदमी, कल ही दोस्ती कर लेंगे इससे, है कि नहीं। तो ऐसा लोग, तुम मुझे 1 झापड़ मारोगे तो मैं तुम्हें मार के सुला दूंगा, अरे भैया से दूर रह जाना है कि नहीं। तो ऐसा भी एक्शन होता है। तो वही बात यहाँ है, क्या, अगर डिस्टेंस अगर डबल किए तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा। अरे भाई साहब, सेंसिटिव है, सेपरेशन के सेंसिटिव है। खैर, अब आराम से, यही सेपरेशन का सेंसिटिविटी जो है ना, वो साइज को लेकर के बह जाता है। इसी वजह से क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के बावजूद हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ गया, फोर्स घट गया। अब आओ मुद्दे पे आओ। तो क्या बोला मैंने, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंसिटिव टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। क्लियर, ग्रेटर विल बी द सेपरेशन, लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, कूलम्बिक फोर्स। चलो सर, अब बात करते हैं। अब तो हम क्या बोल रहे हैं, एक चीज होती है डायपोल, एक और चीज सुन लो, डायपोल। क्या होता है बेटा, डायपोल। किसको बोलते हैं डायपोल, जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का असेंबल हो जाए, एक ऐसा असेंबल, दो पार्टिकल्स का असेंबल इन सच ए वे कि एक पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज और एक पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज, देन दिस असेंबल इज नोन एज सिंपली डायपोल। एनी डाउट? Simple example. What about HCl molecule?
व्हाट अबाउट HCl, क्या बोलोगे? एक मॉलिक्यूल है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, नो डाउट, कंप्लीट नहीं है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, उससे मुझे मतलब नहीं, बट है तो, अरे है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल है सर। तो मैंने क्या बोला, इसको मानो पॉइंट चार्ज, इसको मानो पॉइंट चार्ज, और दोनों मिलाकर क्या बन गया ना, डायपोल। दोनों मिलकर क्या बन गया, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत? ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब आराम से सुनना, आराम से। मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लगाया, कौन लाया? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा ऐसा, और इसके बगल में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेकर आया ऐसा। मुझे बताया ये दोनों के बीच में कुछ होने लगेगा? बिल्कुल सर, कुछ तो होगा ही। क्या बोलेंगे, ये दोनों मिलकर के आपस में क्या करना शुरू कर देगा, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर जाएगा। और चूंकि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होना है, तो क्या बोलेंगे सर, यहां पे एक फिजिकल प्रॉपर्टी उभरेगी जिसको बोलते हैं फोर्स, और ये फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्शन। मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यस और नो, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ओके, अब आराम से। मैंने बोला एक HCl मॉलिक्यूल को दूसरे HCl मॉलिक्यूल के पास में ले जाएंगे, है ना? तो यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस। ध्यान से सुन, क्या ये वाला माइनस वाला एंड और ये वाला प्लस वाला एंड आपस में इंटरैक्ट नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा। क्लियर है, करना चाहेगा। ये डायपोल और इस डायपोल, क्या इन दोनों डायपोल का एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट फोर्स लगाता कि नहीं लगाता, अट्रैक्शन का और रिपल्शन का भी लगाता है रे। एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाओ ना, रिपेल होगा। साउथ को साउथ से मिलाओ ना, रिपेल होगा। नॉर्थ को साउथ से मिलाओगे, साउथ को नॉर्थ से मिलाओगे, अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली डायपोल का पॉजिटिव एंड भगा देगा दूसरे को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड एक दूसरे को क्या करेगा, करीब लाएगा। क्लियर। तो एक डायपोल दूसरा डायपोल से क्या करना चाहेगा, इंटरैक्शन। क्या करना चाहेगा, इंटरैक्शन। अगर अपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन है। क्लियर है, समझ मारी बात। इसी को बोलते हैं बेटा डायपोल। क्या बोलते हैं डायपोल अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, डायपोल अट्रैक्शन या डायपोल फोर्स, जो बोलो। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुना, यही एक बात सुना रहा हूं मैं। क्या कि सर सेम वही चीज मैंने लिखा, अगला है HF, ठीक, और अगला भी HF। क्या है, अगला भी क्या है, HF, ठीक। अब क्या बोलोगे, यहां क्या है, डेल्टा माइनस, और यहां क्या है, डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस। समझ में आ रहा है। क्या बोलोगे, इसके बीच में भी क्या है, इंटरैक्शन है। इसके बीच में भी क्या है, इंटरैक्शन है। कैसा है, फोर्स लगेगा। डायपोल है कि नहीं? यहां भी डायपोल फोर्स है, लेट इट इज F2, और यहां भी डायपोल फोर्स था, लेट इट इज F1। कितना है, F1। अब क्या बोल रहे हैं सर, F2 इज much greater than F1, H2 is much greater than F1। समझ मारी बात। तुम क्या बोलोगे, क्या ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? अरे सर बनाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से जुड़ा। अभी तो बोला आपने FON, फोन कॉल है ना, तो फोन FON है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन स्पेशल केस में। तो सर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बनाएगा ही हाइड्रोजन बॉन्ड, जानते हैं हम लोग। तो क्या मैं इसको डायपोल बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा डायपोल। तो क्या डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ? होगा। आराम से सुन सर, ये भी डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट यहां का फोर्स इस फोर्स से बहुत ज्यादा है। उसका रीजन तब तुम क्या बोलोगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आराम से सुनना, आराम से, कि ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, तो दोनों तो हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है। तो क्या बोलेंगे, ये कम पावर से, ये ज्यादा पावर से। जितना ज्यादा पावर से खींचेगा उतना ज्यादा खींच लेगा। जब खींचेगा तो इसका मैग्नीट्यूड, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं ऐसा दिखा रहा हूं, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐसा। और यहां भी क्या दिखा रहा हूं, यहां भी दिखा रहा हूं डेल्टा प्लस बड़ा सा और डेल्टा माइनस बड़ा सा ऐसा। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा। और यहां का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है बेटा, यहां का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, कम है। क्या है, कम है। और इस कम होने की वजह से क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना कम होगा, अभी बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना वीक। तो मैं इतना गहरा नहीं, सिर्फ एक दिखा रहा हूं कि हाँ है, फोर्स तो है बट इतना नहीं है, इसके जैसा फोर्स नहीं है। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात? नो डाउट ये भी डायपोल है ये भी डायपोल है। तब क्या बोल रहे हैं, अगर डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाए, एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाए,
तब उस डायपोल डायपोल फोर्स को ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? तब उसी डायपोल डायपोल फोर्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लिखो डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, लिखो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट special type of dipole attractive force. Hydrogen bonding is nothing but special type of dipole attractive force in which magnitude of electrostatic force is very high. In which magnitude of electrostatic force is very high. Clear? समझ मारी बात? तो क्या बोला मैंने? जनरली डायपोल फोर्स होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वेरी वेरी हाई। क्यों वेरी वेरी हाई? क्योंकि अभी आपने बोला क्या कि सर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हाई उतना ज्यादा यहां नेगेटिव, उतना ज्यादा वहां पॉजिटिव, और जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। क्लियर है? तो तुम क्या बोलोगे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा किसी एटम का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, उतना ज्यादा हाइड्रोजन पे प्लस और उस एटम पे क्या माइनस, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? उतना ज्यादा क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब उस डायपोल अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली छोटा साइज होगा तो पास होंगे, छोटा साइज, अगर एटम का साइज छोटा होगा तो पास होंगे, एटम का साइज बड़ा होगा तो दूर होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। तो जब घट जाएगा तो नो डाउट स्टिल इट इज डायपोल अट्रैक्शन, बट दिस विल नॉट बी कॉल्ड नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? क्यों? क्योंकि उस लिमिट में नहीं आया ना। यहां पे अगर आ गया तब बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे आ गया तब बोलेंगे नॉर्मल डायपोल। तो क्या ये वाला डायपोल नहीं था? बिल्कुल था। तो ये वाला भी डायपोल, ये वाला भी डायपोल, ये वाला भी डायपोल, ये वाला भी डायपोल, बट ये वाला की वैल्यू हाई है। जब वैल्यू एक्सीड कर जाए एक सर्टेन लिमिट से, तब उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? इन जनरल क्या है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, दो अलग अलग सिस्टम के बीच में फोर्स लग रहा है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। और उस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड वेरी हाई होने के लिए तुम क्या बात करोगे? साइज को छोटा होना पड़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वेरी हाई होना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? इसी वजह से आप बोलते हो HF और H2O और NH3, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कोई दिक्कत? क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? ये समझ में आ रहा है? ओके सर, अब ध्यान से, यही हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग क्लासिफाई करते हैं फर्दर दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरे को क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। एक को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरे को क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक, समझना आराम से। इंटर का मतलब क्या? अलग अलग। इंटर का मतलब क्या? अलग अलग। कोई दिक्कत नहीं। इंट्रा का मतलब क्या? सेम। इंट्रा का मतलब क्या? विद इन द सेम। एक मिनट टाइम देख लूं, टाइम हो गया 57 मिनट, बस खत्म ही कर रहे हैं इसको, बस ये करके छोड़ देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, ये बोला मैंने दो टाइप का। एक को क्या बोला? एक को बोला इंटर, क्या बोला? इंटर मोलिक्यूलर, और दूसरे को इंट्रा मोलिक्यूलर। ध्यान से सुनना, इंटर मोलिक्यूलर का मतलब क्या? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा। ठीक, क्लियर? क्या बोलोगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। इंट्रा मॉलिक्यूल के बाद क्या करेंगे? एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम्स के बीच में। क्लियर? समझ में आ रही बात? जैसे हम बात क्या करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तब बोलेंगे सर हाइड्रोजन फ्लोरीन, अगला हाइड्रोजन फ्लोरीन, तब क्या बोलोगे? ये वाला HF एक मॉलिक्यूल है,
ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होने लगे। एक ये वाला बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है प्राइमरी बॉन्ड नाम देते हो इसको, है ना। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रोकथाम करने लगे, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी बॉन्ड। बेटा समझ में आ रही बात? तब क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच में, क्यों, बिकॉज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। क्लियर? तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तब इसको क्या बोल रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। समझ में आ रही बात? ठीक। मान लो पानी में रख दिए तुम हाइड्रोजन फ्लोराइड, कौन रख दिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये है पानी, पानी का स्ट्रक्चर है OHH, और इसमें क्या रख दिए, HF मॉलिक्यूल। ठीक है भाई साहब, तो हमने लिख दिया यहां फ्लोरीन है, यहां क्या है, फ्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन है। तो ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, और ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है। ठीक। अब ये मॉलिक्यूल का H जिस पे डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसका प्लस वाला एंड इसके माइनस वाले एंड से अगर इंटरैक्ट करने लगे, क्लियर, तो ये मॉलिक्यूल अलग, ये वाला मॉलिक्यूल अलग, का मतलब समझ रहे हो, एक ही टाइप का दो ले लो या दो अलग अलग टाइप का भी हो, तब इसको बोल रहे हैं इंटर। तब इसको क्या बोल रहे हैं, इंटर। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके। इंट्रा का मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट पोजीशन। लाइक वी हैव, सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा बेटा, नाइट्रोफिनॉल, है ना। ये आ गया कौन, N डबल बॉन्ड O, और ये O, कोई दिक्कत, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां लगा दिया हमने क्या, O, और यहां क्या है, H। अब देखना ध्यान से, क्या बोलोगे, क्या मॉलिक्यूल अलग लिया मैंने, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है सर। तो सर एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट पोजीशन है ना, बिल्कुल है सर। कौन सा, एक पोजीशन ये है सर, और एक पोजीशन ये है सर, किसका, हाइड्रोजन का, किसका, ऑक्सीजन का। ये जुड़ा हुआ किससे, ऑक्सीजन से, इस पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या होगा, डेल्टा माइनस। इन दोनों के बीच में जो विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ H बॉन्डिंग। क्लियर है? अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां खत्म नहीं हुआ, बट लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, 1 घंटे का, है ना। तो हम लोग अगली क्लास में भी हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे थोड़ी देर, ठीक, और फिर बताएंगे अगले, जैसे मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज कर गया, है ना, वेपर प्रेशर कैसे इस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, है ना, फिजिकल स्टेट कैसे डिपेंड करेगा, क्यों अल्कोहल पानी था, क्यों अल्कोहल लिक्विड था और ईथर गैस था। ये सारी बातें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को और थोड़ा देर पढ़ने का, थोड़ा देर और इसको देखेंगे, ठीक, ताकि अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो खैर आज तो अपना आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुआ नहीं, इनफैक्ट शायद हो सकता है कि सेकंड लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म की शुरुआत कर सकें, क्योंकि मुद्दा ही छिड़ गया, मूड ही बदल गया हमारा, है ना। घबराओ मत, पढ़ तो रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ोगे तुम एक चीज, टॉटोमेरिज्म, क्या पढ़ोगे, टॉटोमेरिज्म। वहां बोला जाएगा कीटो का परसेंटेज कंटेंट और इनोल का परसेंटेज कंटेंट देखेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बात आएगी, है ना। उसकी वजह से क्या होने लगेगा, स्टेबिलिटी आने लगेगी, और उस स्टेबिलिटी की वजह से इनोल का परसेंटेज बढ़ने लग जाएगा कहीं पे, है ना। जनरल क्या होगा, कीटो का ज्यादा होगा, इनोल का कम होता है, बट कहेंगे कहीं कहीं पे इनोल का ही बढ़ गया, रीजन बोलेंगे इंट्रा H बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है आगे चल करके, ठीक। खैर आई होप कि शायद आपका ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ होगा, ये लेक्चर कुछ ना कुछ तुमने सीख ही लिया, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह बाकायदा शुरू करेंगे क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।